हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आयु IQ स्टडी पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आप लोग शाम 7 बजे का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसीलिए हम भी जो है अपना सभी काम छोड़ करके आप लोग के सामने उपस्थित हैं मैथ की फ्री फाउंडेशन क्लास लेकर के, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है ना? तो परसेंटेज की आपकी क्लास समाप्त हो गई है, तो आज प्रॉफिट लॉस की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिए और लगातार क्लास को रेगुलर देखते रहिए, जिससे कि आपके जितने भी मैथ के डाउट हैं वो क्लियर होते रहें। ठीक है ना? तो एक बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर आप रीजनिंग की क्लासेस नहीं चालू कर रहे हैं। रीजनिंग की जो 2-3 क्लासेस पढ़ाए हैं उसमें बहुत समझ में आ रहा था और उस क्लास को देख करके पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। आप इतना आसान वे से बताते हैं। तो सर मैथ की क्लास तो ठीक है चालू किए हैं, पर बीच बीच में रीजनिंग की भी क्लासेस दीजिए। तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी तो नहीं हो पा रहा है, पर कोशिश रहेगी कि रीजनिंग की भी क्लासेस बीच में लाएं। ठीक है ना? तो आप लोग भी मैथ पढ़ते रहिए, बीच में जो है रीडिंग की भी क्लासेस लगाएंगे। तो अभी क्या है कि हम अकेले हैं तो हम ही को ही सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना? ड्यूटी भी करना है, क्लासेस भी बनानी है, रिकॉर्ड भी करना है, एडिट करना, मतलब अभी तो मैं अकेले ही मैं कर रहा हूँ ना, तो इसलिए पूरी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग के ही लिए तो लगे हैं कि आप लोग के डाउट रहते हैं या फिर जहाँ पे नहीं समझ में आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो फीस को एफर्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी पढ़ाई रुक जाती है, नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश यही रहेगा कि वो फीस जिसकी वजह से जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा हमें भले ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं क्लासेस रेगुलर लाऊंगा, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। तो आप लोग लगातार लगे रहिए, बस अकेले हमें लाइक व्यू सब्सक्राइब नहीं चाहिए, जितने हैं उतने ही काफ़ी है। बस जितने स्टूडेंट हैं वो लगातार क्लास में बने रहें बस अकेले, जिससे कि उनको समझ में आता भी रहे। ठीक है ना? तो आप लोग लगे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए बस अकेले, मेरा तो कहना यही है। तो चलिए चलते हैं सवाल पे और देखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस की आज पहली क्लास है, तो चलिए क्लास में चलते हैं और देखते हैं। और उससे पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको भी हम सीख लेते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस में आपको 2-3 चीज़ें जानना जरूरी होता है। जैसे आपका हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य, इसी को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है? क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है? मतलब कि कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वही उसका क्रय मूल्य हो जाता है। जैसे ये मेरा जो पेन है, ये पेन मान लीजिए मैं 10 रुपए का खरीदता हूं, तो इस पेन का जो क्रय मूल्य होगा वो 10 रुपए होगा। मतलब किसी भी वस्तु को लेने के लिए जितना रुपया हम खर्च करेंगे वही मेरा कुल क्रय मूल्य बनेगा। क्यों इसको मैं बोल रहा हूं कि कुल जितना खर्च करेंगे? इसको आप लोग समझ पा रहे हैं? कुल का मतलब है इस पेन को लेने में जितना रुपए लगाएंगे हम, वो पूरा मिला के क्रय मूल्य होगा। जैसे अभी मैं कह दूं कि ये पेन जो है मैं 10 रुपए का तो खरीदा, लेकिन ये नहीं चल रही थी, तो इसकी जो नीडल है इसको मैंने 2 रुपए का अलग से लगवाया। तो इस पेन को खरीदने में टोटल मैंने कितना रुपए लगा दिया? अब 10 रुपए मैंने पेन के लिए और 2 रुपए इसकी नोक के लिए, टोटल मैंने 12 रुपए खर्च किया ना। तो यही दोनों मिला के मेरा क्रय मूल्य बनेगा। ठीक है? ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब यही हो जाए विक्रय मूल्य। अगर हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे भी, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइज। ठीक है? अब देखिए, जैसे मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा और इसको 20 रुपए का बेचा,
तो ध्यान दीजिए, जितने रुपए की कोई वस्तु बेची जाएगी वही उसका विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक है, जैसे अब ये 20 रुपए का मैं बेच रहा हूं ना, तो ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये देखिए 10 रुपए का मैंने पेन खरीदा और 2 रुपए बनाने में दे दिया, तो टोटल मैंने खर्च कितना किया, 12 रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए 24 रुपए का मैंने पेन बेच दिया, ये विक्रय। तो कुछ लाभ या हानि होगा, लाभ या फिर हानि। तो लाभ कब होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, तो थोड़े से समय में ही बेसिक चीज़ें सीख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके सवाल लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, समय भी बचेगा। तो जैसे लाभ कब होगा, तो ध्यान दीजिएगा, लाभ तब होता है जब कोई भी वस्तु कम पैसे में खरीद के ज़्यादा रुपए में बेची जाए। ठीक है ना, कम पैसे में खरीद कर ज़्यादा पैसे में बेची जाए, तब वहाँ पे लाभ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पेन हमने खरीदा कितने का, टोटल 12 रुपए का, बेचा कितने का, कहेंगे 24 रुपए का। तो लाभ होगा कि हानि, तो आप लोग कहेंगे लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि जितने का मैंने खरीदा उससे ज़्यादा का बेचा। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ तब होगा जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा जाए। तो लाभ निकालने के लिए क्या होगा, लाभ निकालने के लिए होता है SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका लाभ। तो हमेशा तो लाभ होगा नहीं, कभी कभी हानि भी होती है। तो अब देखिए, जब कभी हानि हो जाए तब हानि बराबर क्या होगा, हानि कब होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हानि तब होगा जब ज़्यादा रुपए में खरीद कर कम में बेचें। ठीक, हानि कब होगा, जब ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। जैसे मैंने ये 12 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेच दी। अब खरीदने के लिए मैंने 12 रुपए खर्च किया ना, अब मिल कितना रहा है हमें, 8 रुपए, तो कम मिल रहा है ना, तो हानि होगी। तो जब हानि होगा तब हानि निकालने के लिए होता है CP माइनस SP। ठीक, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, लाभ हानि समझ में आया। अब और एक चीज ध्यान दीजिए, इसी में ही आपको हानि परसेंट जैसे निकालना हो, हानि परसेंट या लाभ परसेंट, लाभ या फिर हानि परसेंटेज बतानी हो, तब कैसे निकालेंगे। ये बेसिक फार्मूले हैं आपके, इसको ध्यान दीजिएगा। हानि या लाभ परसेंटेज निकालना होगा तो हानि लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो ये हो गया हानि या फिर लाभ, गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, ये समझ में आया। हानि या लाभ परसेंट बराबर, हानि होगा तो हानि रखेंगे, लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे। ठीक है, ये आपके बेसिक फार्मूले होते हैं। ठीक, समझ में आया। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने 12 रुपए का पेन खरीदा और 24 रुपए का बेच दिया, 24 रुपए का बेच दिया। तो अगर पूछा जाए लाभ हुआ कि हानि, तो आप कहेंगे लाभ। अब इसी का लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ परसेंट निकालना है, तो जो लाभ हो रहा है उसको, ये लाभ हो गया 12 रुपए का, गुणे में 100 बटे में, सॉल्व कर दीजिए तो 100% का प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आया। इस तरह से सवालें होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक सवाल होता है, जैसे दे दिया गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि निकालने के लिए दे दिया, तो ये सब सवालें आप इसके आधार पर लगा लीजिएगा, क्योंकि बेसिक्स जो छोटी सवालें होती हैं उसको हमने नहीं लिया है, क्योंकि उसको तो बच्चे आसानी से कर ही लेते हैं। ठीक है, तो उसको ना लिया है, तो इससे जो थोड़ा सा ठीक ठाक सवालें होती है उसको मैंने कंसीडर किया है। तो चलिए सवाल पे चलते हैं और सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखिए, इरेज कर दें इसको, तो चलिए इरेज कर देते हैं, फिर अब चलते हैं सवाल को लगाने के लिए।
देखिए, तो आप लोग पढ़ाई में कैसे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? कहीं आप लोग हवाबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना? पढ़ाई में बाबू ध्यान दीजिए, ये सोना बाबू के चक्कर में मत जाइए ना। सोना बाबू के चक्कर में आपने अपना टाइम बर्बाद किया है, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सोना बाबू को आप टाइम देंगे तो आपका करियर नहीं बनेगा। आप 2 साल पढ़ाई में दीजिए, आपका करियर बन जाएगा। चलो देखो, कहा गया कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। इसको कैसे निकालोगे? इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली इसको लगाना है तो आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए। पहले लगा के दिखाते हैं, फिर कैसे करते हैं डायरेक्टली उसको बताते हैं। जैसे देखिए, कहा गया 12 वस्तुओं का विक्रय, सॉरी 12 नहीं 32 है, तो 32 वस्तुओं का विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, हिंदी में ही लिख देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब इसी का अनुपात हम निकाल दें तो ये हो गया, विक्रय मूल्य को हम डायरेक्टली अब लिख रहे हैं एसपी बटे में सीपी, ये गुणे में इस तरफ आएगा भाग में आएगा ना, तो ये हो गया 38 बटे में 32। सॉल्व करिए, 2 से काट दीजिए, 19 दूना 38, 2 से काट दीजिए, 16 दूनी 32। आपको एक अनुपात मिल गया, कितने का? 19/16 का। इसका मतलब क्रय मूल्य 16, विक्रय मूल्य 19 आ गया ना। अब इसमें क्या पूछा है? लाभ परसेंट। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे करोगे? तो लाभ परसेंट निकालना है तो आपको पता है लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। तो 19 में से 16 घटाएंगे, कितना निकल गया? 3। गुणे में लाभ, आपको भी फार्मूला बताए थे, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय कितना? 16। सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 से काट दिए, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, गुणा कर दिए, 25 तियां 75 बटे में 4, सॉल्व कर दीजिए, 4 एक कम 4, 18 चौक 72.72, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 18.75। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो बेसिक जो सवालें होती हैं आप लोग उसको लगा लीजिएगा, ठीक है, उसको हम नहीं बता रहे हैं। और कोशिश करिए, आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो सिलेक्शन लेना है तो आप लगातार प्रैक्टिस करिए। आप 10 सवाल अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो 10 सवालों से ही आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जो आप 10 सवाल लगा के बैठते हैं, 10 सवाल से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उसी 10 सवाल से आप 50 सवाल लगा रहे हैं, तब आपको 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, और टाइम दीजिए पढ़ाई पर। जैसे आप सोना बाबू को टाइम देते हैं वैसे आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना। कई स्टूडेंट हैं, अपने टाइम पे ही मैं देख रहा था, अभी टाइम मेरा बीत नहीं गया है, लेकिन मैं अपने टाइम पे ही देखता था। तो पढ़ने वाले मेरे साथ में बच्चे थे, अगर क्लास चल रही है 10 मिनट का भी लंच ब्रेक हुआ तो बाहर निकले तो लग जाते थे ना। कितने इंटरेस्ट से लगते थे मैसेज टाइप करने में, कॉल में। और वैसा ही इंटरेस्ट अगर आप लोग पढ़ाई में दिखा दीजिए तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। 100% मैं बता रहा हूं। नहीं अगर भरोसा है तो मेरी बात को याद रखिए और आप 1 साल का टाइम दीजिए और आप मैथ अपना देखिए 1 साल बाद क्या कंडीशन रहती है। 1 साल बाद ध्यान दीजिए, मैं 1 साल का टाइम मांग रहा हूं। आप 1 साल सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और टाइम दीजिए, और गारंटी है अगर 1 साल बाद आपका मैथ ना बदल जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। दावा है मेरा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो। ठीक है,
मैं मानता हूं कि ये उम्र ही ऐसी होती है कि इन सब चीज़ों में जाता है मन, लेकिन कंट्रोल करिए। नहीं कंट्रोल करेंगे तो हावी होगा, पढ़ाई साइड में हो जाएगी, बाबू सोना आगे हो जाएंगे। और यही 5 साल बाद बाबू सोना आपको फिर साइड करेंगे, तब मजनू की तरह फिर निकलोगे, जब हम पूरा चीर देंगे, पूरा पढ़ाई फाड़ देंगे, सिलेक्शन लेंगे ना। कौन सी मूवी आई थी, एक आई थी ना, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, कि जब उसने ठुकराया तो फिर उसने चपरासी की नौकरी छोड़ करके कलर की नौकरी छोड़कर फिर आईएएस बना ना। तो मूवी का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोग को अगर याद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का बहुत टाइम ख़राब कर दीजिए। अब चलिए सवाल पे चलिए, ज़्यादा प्रवचन नहीं देना है ना, क्योंकि पता है जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था तो हमसे ज़्यादा बहुत बच्चे हमसे गुस्सा करते थे, और नाम रखे थे मरकहवा सर जी। बहुत मैं मारता था बच्चों को ना। लेकिन वही है कि जब मैंने पढ़ाना छोड़ा, सिलेक्शन मेरा हुआ, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया ऑफलाइन, तो वही बच्चे बोलते हैं कि सर आप थे, भले ही मारते थे, अब समझ में आता है कि क्यों हमको आप इतना बोल रहे थे, मार रहे थे। तो वही है ना कि जाने के बाद, किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी कदर समझ में आती है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपकी कदर कोई अभी नहीं कर रहा है ना, अगर आपकी कदर आज नहीं कर रहा है, आप उसे 2 महीने छोड़ के देखिए, तो उसको आपकी कमी का एहसास होगा, ठीक है। तो वैसे ही जब आप 4 साल बाबू सोना में लगते हैं, पढ़ाई आपकी साइड में हो जाती है ना। जब कोई छोड़ के जाता है तब समझ में आता है काश पढ़ाई किए होते। तो बाबू अभी टाइम है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, बातें ऐसे होती रहेंगी, क्योंकि बातें करेंगे तो फिर बातों में ही टाइम निकल जाएगा। तो चलिए सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, कहा गया कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप लोग, देखिए कुछ नहीं दिया है, परसेंटेज पे है, तो हम लगाते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जिस टाइप की सवालें बताते हैं उस टाइप की सवालें आप बुक में से ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए और लगातार लगाइए, ठीक है। अब फिर मिलिए 1 साल बाद हमसे, ठीक। तो चलिए देखिए, कहा गया कि किसी एक वस्तु का विक्रय मूल्य, बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ इतना है। नहीं पता तो मान लेते हैं कि पहले जो क्रय मूल्य रहा होगा, क्या क्रय मूल्य, वो रहा होगा 100%, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य कहा गया, अब देखिए लाभ, जब कभी भी लाभ लेके कोई वस्तु बेची जाएगी तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगी तो 100 में घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कहा गया विक्रय मूल्य, तो 100 में जोड़ दीजिए, लाभ ले रहा है तो 174, ठीक। फिर कहा गया यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, तो ये पहला क्रय हो गया, ये दूसरा क्रय हो गया। जब मूल्य 50% बढ़ गया तो ये हो गया 150, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा, विक्रय मूल्य वही रहा, तो नया प्रतिशत लाभ बताइए। तो नया प्रतिशत लाभ, लाभ के लिए विक्रय माइनस क्रय, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहा गया कि नया प्रतिशत बताइए, तो नया क्रय से ही हम बताएंगे, तो इन दोनों का अंतर, लाभ के लिए विक्रय माइनस क्रय, तो घटाइए कितना 24, तो ये हो गया लाभ प्रतिशत बराबर इन दोनों का अंतर गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 150, 0 से 0, 5 दूनी 5 तिहाई 3 8, 8 दूनी 16%, तो कितने का लाभ कहेंगे आप लोग 16% का। तो ऑप्शन समझ में आया, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल देखते हैं। इसका फोन आ रहा था, चलो बाद में देखेंगे किसका आ रहा है किसका नहीं। चलिए देखिए, फिर कहा गया कि किसी वस्तु को
211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि उसे इतने में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। अब देखिए, डायरेक्टली बता दें, डायरेक्ट बता दें। देखिए कई तरीके हैं सवाल लगाने का, तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल बताते हैं, फिर तरीके से बताते हैं कैसे डायरेक्टली करते हैं। किसी कहा गया किसी वस्तु को इतने में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि हुई। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 100% है, ठीक है। कहा गया कि बेचा तो उसे 12% की हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य बराबर, बी से विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 12% की हानि हो रही है तो कितने की, 88 का बेचा होगा, 88% पे। तो 88% बराबर कितने के कहोगे, 211.20 के, ठीक है। अब क्रय मूल्य हम निकाल लें ना, विक्रय मूल्य बराबर इतना, तो क्रय मूल्य बराबर, देखिए विक्रय मूल्य दिया है मतलब कि 88% बराबर 211.20। क्रय मूल्य होता है हमारा 100%, तो देखिए 88% बराबर इतने के, तो 100% बराबर 211.20 और गुणे में 100 और बटे में 88। ये 100% हमारा क्रय मूल्य निकल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब सीपी 00 पॉइंट हट गया और 8 से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए तो 11 अट्ठे 88, 8 से काटेंगे तो हो गया 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 5 इसको दिए 51, 8 छंग 48, 3 बचा इसको दिए 8 चौक 32। अब देखिए ये हो गया आपका 26 40 बटे में 11, 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 240। क्रय मूल्य कितना कहेंगे, 240। अब विक्रय कहा गया यदि इतने में बेचा जाए तब उसका लाभ हानि। अब देखिए क्रय ये है और विक्रय ये है, विक्रय 248.40 के, ठीक है। अब घटा दीजिए, अब देखिए क्रय मूल्य इतना विक्रय मूल्य इतना, तो लाभ होगा कि हानि, आप लोग कहेंगे लाभ होगा। तो कितने का लाभ हो, तो घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो आप बताएंगे कि 8.4 का लाभ हो रहा है। तो लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 240। कैसे निकाले आप लाभ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, तो विक्रय में से क्रय घटा दिया और परसेंटेज बताना है तो गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, दशमलव से ये 0 हट गया, काट दीजिए। अब काटेंगे तो 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 3 सते तो 7/2। सॉल्व करिए तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, मतलब 3.5% का लाभ हो रहा है। कितने का, 3.5 का। तो समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए कहा गया नेक्स्ट सवाल में कि एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो और विक्रय मूल्य 10% की वृद्धि हो तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे लगाएंगे, कहा गया कि एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, नहीं पता है तो परसेंटेज में हम मान लेते हैं कि सीपी, क्रय मूल्य को हम सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो सीपी रहा होगा 100, तो सेलिंग प्राइस एसपी बन जाएगा। सेलिंग प्राइस कहा गया 30% लाभ पर बेचता है तो 130 में बेचेगा, मतलब जब कभी भी लाभ पर बेचेगा तो हम जोड़ देंगे, ठीक है।
फिर कहा गया यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, कहेंगे 25% की, तो इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो 125। कहा गया विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, इस विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो 110 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए तो 13 कम 13, 13 कम 13 14, ठीक है, 13 कम 13, 13 कम 13 14, इतना हो गया ना। फिर कहा गया कि नया लाभ बताइए। लाभ के लिए विक्रय माइनस क्रय करते हैं, तो लाभ देखिए, लाभ परसेंट बराबर, देखिए 143 में से 125 घटा दीजिए तो देखिए घटेगा, तो 8 5 13 और 3 में से 2 घट गया 1, 18 का लाभ हुआ। लेकिन लाभ नहीं बताना है, परसेंट बताना है, तो परसेंट के लिए गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना, 125। 100 नहीं रखेंगे क्योंकि रेट बढ़ने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है, नया वाला, पुराना वाला नहीं। तो इसी को सॉल्व करिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 18 चौक 72, 72 बटा 5 सॉल्व कर दीजिए तो 5 कम 5, 5 चौक 20, 20 2 बचा, 5 चौक 20, तो 14.4 कितना बनेगा, 14.4। क्या समझ में आया आपको? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए जब इस तरह का सवाल आता है तो क्या करेंगे आप लोग। देखिए इस तरह के एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे ये एग्जाम में पूछा गया है 2022 में जो एग्जाम हुआ है, 2019 की जो वैकेंसी थी, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। तो सवाल को लगाने का कई तरीका होता है, लेकिन हम वो तरीका बताते हैं आपको जो समझ में ज्यादा आए। ठीक है, तो इसको आप करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी वस्तु की संख्या के आधार पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना है आपको कि जो वस्तु है उसको बराबर कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ये पेन खरीदते हैं, कहा गया कि आपने 2 पेन खरीदा लेकिन 1 पेन बेचा, तो तब हम उसको प्रतिशत लाभ नहीं हानि नहीं बता सकते हैं क्योंकि संख्या बराबर नहीं है। तो जब कभी भी वस्तुओं की संख्या दे दें तो उसमें आपको सॉल्व करने से पहले वस्तुओं की संख्या बराबर कर देना है, तब आप सवाल लगाएंगे तो आसानी से लगेगी। मतलब कि जितनी वस्तुएं आप खरीद रहे हैं उतनी ही वस्तुएं बेचेंगे, तब आपको पता चलेगा लाभ या हानि हो रहा है कि नहीं। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए सवाल को हम देखते हैं। तो देखिए आप एक डायग्राम बना दीजिए, सवाल आसानी से लगेगी। इस तरह की चाहे जितनी सवालें आए आप सेकेंडों में सवाल सॉल्व कर देंगे। तो कैसे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे निकाल देना है क्या, जब कभी भी संख्या और मूल्य दे दे तो ये हम लिख देते हैं सीपी, ये हो गया मूल्य और ये हो गया वस्तु, और यहाँ पे हो गया एसपी। सीपी है खरीदा गया, मूल्य है कितने में खरीदा जा रहा है, वस्तु मतलब कितनी खरीदी जा रही है। जैसे यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे, मतलब मूल्य है 30 रुपए, वस्तु कितनी ले रहा है 14, फिर उन्हें ही 20 रुपए में 7 की दर से बेच रहा है, मतलब कि मूल्य है 20 रुपए, अब बेच कितना रहा है 7 वस्तु। अब देखिए यहाँ पे वस्तु 14 है लेकिन यहाँ पे 7 है ना, तो देखिए दोनों वस्तुएं बराबर होती तो हम मूल्य आराम से बता पाते। तो कैसे करेंगे, तो जब कभी भी वस्तुएं बराबर करनी हो तो इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए आपको पता है, हम तो डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन जैसे नहीं पता तो आप लोग कैसे करेंगे, इन दोनों का ऐसा एलसीएम निकालिए जो दोनों में कटने वाली वस्तु हो। जैसे 2 से अगर काटते हैं 2 7, फिर 7 से काट दें तो 7 दूनी 14, दोनों को 14 बनाना है, तो इसमें कितने से गुणा करें कि 14 बन जाए, तो ये 14 है तो गुणा किसी से नहीं करना, लेकिन इसको 14 बनाना है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से
यहाँ भी करना पड़ेगा। बस सवाल आपकी सॉल्व है। तो 7 दूनी 14, वस्तु बराबर हो गई, 7 दूनी वस्तु बराबर हो गई। तो जब वस्तु बराबर हो गई तो इससे वस्तु से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 20 दूना 40, 40। अब देखिए 30 रुपए में खरीद रहा है, 40 रुपए में बेच रहा है। तो अब बता सकते हैं ना लाभ हानि कितने का हो रहा है। तो आप लोग कहेंगे लाभ हो रहा है, कितना लाभ, परसेंट बताना है। तो लाभ कितने का, 30 में खरीद रहा है, 40 में बेच रहा है, तो कहेंगे 10 का लाभ। लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है कितना, आप लोग कहेंगे 30। सॉल्व कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो 3 से काट दीजिए, 33.33, 33.33। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस तरह की सवालें आए तो इस तरह के सवालों में आपको वस्तुओं की संख्या बराबर कर देनी है। जब बराबर कर देंगे तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्लास में ऐसे ही लगातार बने रहिए और क्लास को ऐसा ही अपना प्यार दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही वीडियोस लेकर के नेक्स्ट टाइप को। थैंक यू।